हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक। हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं दिसंबर 20 एग्जाम्स के लिए सिक्योरिटीज लॉज वाले सब्जेक्ट में जो आईसीएसआई ने सप्लीमेंट्स इशू किए हैं, जहां मेजर पार्ट ऑफ द सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ 78 पेजेस, उसमें से मेजर पार्ट जो है वो है ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में उन्होंने कुछ केस लॉज डिस्कस किए हैं, हमें प्रोवाइड किए जो रियल केस लॉज हैं, एक्चुअल में जो हुआ है। और उन्हीं के पहले बताए हैं फैक्ट और फिर बताए हैं डिसीजन क्या दिया सेबी ने या सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने या अथॉरिटीज ने। तो एक्चुअली हमने अब चैप्टर पढ़ लिया, हमने अब लॉ पढ़ लिया और अब हम लॉ से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल एंगल पर जा रहे हैं कि रियलिटी में होता क्या है और हाउ द रेगुलेटर्स, हाउ द कोर्ट्स, हाउ द क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज ट्रीट दोज केसेस। तो हम आज से वो डिस्कस करेंगे। हर दिन मैं आपको अराउंड 1 आवर का लेक्चर अवेलेबल करवाऊंगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप रेगुलरली इन्हें देखें और वो केस लॉज का स्टडी मटेरियल ऑलरेडी सबके पास अब तो है, तो आप वो केस लॉज डेली पढ़ें और विद इन 7 to 8 डेज हम ये पूरा सप्लीमेंट कंप्लीट कर लेंगे 1 आवर अ डे। और विद इन 7 to 8 डेज विल ट्राई कि हम पूरा सप्लीमेंट कवर कर लें विद द केस लॉज एंड जो भी नया इंसर्शन इन्होंने हमें अवेलेबल करवाया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस लॉ, चैप्टर नंबर 1 पे केस लॉ दिया है पैसिफिक फिनस्टॉक लिमिटेड वर्सेस बीएसई लिमिटेड। तो एक्चुअली केस था पैसिफिक फिनस्टॉक लिमिटेड का और ऑब्वियस है जब बीएसई ने उनके अगेंस्ट में डिसीजन दिया तो ये चले गए सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो अपील करने वाला कहलाता है अपीलेंट और जिसके डिसीजन के अगेंस्ट में आपने अपील की है जनरली हम उसे कहते हैं रिस्पोंडेंट। तो दो ही नाम होंगे, अपीलेंट एंड रिस्पोंडेंट। जो रिलीफ मांगने गया है दैट इज अपीलेंट पैसिफिक और जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट में हम अपील करने गए हैं दैट इज रेस्पोंडेंट। एंड व्हाट इज द अपीलेट अथॉरिटी, दैट इज सेट के पास गए अपील करने। मैटर क्या हुआ वो हम समझते हैं। बहुत बड़ा केस है, बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो फैक्ट्स को मैं पहले थोड़ा सा समराइज कर दूं। डिसेमिनेशन बोर्ड आप ऑलरेडी जानते हो, कहीं और की लिस्टेड कंपनीज, कहीं किसी और स्टॉक एक्सचेंज, स्पेशली रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस की लिस्टेड कंपनीज, जब या तो उनका उन पर्टिकुलर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का फॉर एग्जांपल हो जाता है डी रिकॉग्निशन, तो जनरली फिर वो कंपनी डिसेमिनेशन बोर्ड पर लिस्टेड रहती है। मैंने जून 20 वाले अमेंडमेंट पढ़ाते वक्त भी आपको डिसेमिनेशन बोर्ड समझाया था, वो लेक्चर्स भी अभी अवेलेबल हैं। तो यही मैं उसे समराइज कर रहा हूं कि डिसेमिनेशन बोर्ड पर कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज से उठकर आती है तो बीएसई पर आ गई। मैटर क्या था कि पैसिफिक फिनस्टॉक लिमिटेड नाम की कंपनी वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी, ये आ गई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के डिसेमिनेशन बोर्ड पर। बहुत टाइम तक ये डिसेमिनेशन बोर्ड पर रही। सेबी ने इनको अब दो ही बातें कही, दो ऑप्शंस दिए कि या तो अब आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेन बोर्ड पर लिस्ट हो जाएं या आप अपने इन्वेस्टर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। अब सब्सटेंशियल टाइम खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइम दिया जा चुका, अब डिसेमिनेशन बोर्ड पर नहीं रहोगे तो या तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देकर डिलिस्ट करवा लें या मेन बोर्ड पर लिस्टिंग करवा लें। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है सर हम मेन बोर्ड पर लिस्ट करवा रहे हैं। तो पहले मई 17 में फिर जून 17 में एक अमेंडेड इन्होंने प्लान सबमिट किया कि सर हम ऐसे लिस्टिंग करवाएंगे और ये चीजें करेंगे। प्लान सबमिट किया, बट वो कहते हैं ना जब किस्मत खराब होती है, तो एक्चुअली इस कंपनी की किस्मत बहुत खराब थी, ऐसा मान सकते हैं। कर्म खराब थे या किस्मत, ये आप तय करिएगा। तो जून 17 में प्लान सबमिट किया, ठीक है। अगस्त 17 में इसे सस्पेक्टेड शेल कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया। शेल कंपनी लाइक जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, केवल ऑन पेपर बनी हुई है, ना तो कोई काम कर रही है ना कोई एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है, तो शेल कंपनी डिक्लेयर किया गया। इन्होंने इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील की, अपील को डिसमिस कर दिया गया कि नहीं भैया तो शेल ही मानेंगे। और फिर वापस कहा गया कि भैया फ्रेश लिस्टिंग के लिए अप्लाई करो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास। उन्होंने बोला ठीक है सर फ्रेश लिस्टिंग के लिए अप्लाई करो। अब फ्रेश लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया। अक्टूबर 17 में होल टाइम मेंबर ने क्या कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट करवाओ पहले इनका, इस लिस्टिंग की अप्रूवल देने के पहले
ऑफिसर का ऑर्डर आया फॉरेंसिक ऑडिट करवाओ टू डिटेक्ट द फ्रॉड्स, तो हमें लग रहा था कि फ्रॉड्स किए आपने बहुत, फॉरेंसिक ऑडिट्स करवाई जाए, और जब तक फॉरेंसिक ऑडिट पेंडिंग है हम आपको लिस्टिंग नहीं देंगे, लीजिए हो गई किस्मत खराब। ठीक है, फिर फॉरेंसिक ऑडिट चल ही रहा था, टाइम लगता है फॉरेंसिक ऑडिट में, चल रहा था। सितंबर 2019 में कंपनी के प्रमोटर्स डायरेक्टर्स को मार्केट एक्सेस करने से डिबार कर दिया। ठीक है, अब आप बोल रहे हो इतना कुछ हमें क्यों सिखा रहे हो, फिर मैं आपको बताता हूं, अभी तो मैं आपको सारे फैक्ट आसानी से बता रहा हूं, ये वहां बहुत बड़े पैराग्राफ्स में लिखे हुए हैं। एक्चुअली आप जानते हो कि जब मेन बोर्ड पर लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तब सब कुछ देखा जाएगा, आप लोगों को डिबार तो नहीं किया है, और ऑब्वियस है हर स्टॉक एक्सचेंज के अपने भी इंटरनल बायलॉज होते हैं, तो वो सब आपको प्रूव करना है पहले, तभी आपको लिस्टिंग की इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलेगी, तभी डिबार हो गए। ठीक है, हालांकि कंपनी ने बोला कि सर आप तो आज बोल रहे हो, इन्हें तो अप्रैल 2019 में ही कंपनी से रिजाइन कर दिया था, तो वो भले ही डिबार हुए हैं किसी और गलती की वजह से, हमारा क्या लेना देना, अप्रैल 19 में डिबार कर दिया था, हमने इन्हें हटा दिया था, मतलब इन्होंने रिजाइन कर दिया था, हमने आपको इंटीमेट भी कर दिया था। ठीक है, और सर फरवरी 19 में तो हमारा शेल का टैग भी रिमूव कर दिया। ठीक, अब हमसे पूछना है, प्रॉब्लम यह है कि जो लॉ कहती है, लॉ क्या कहता है कि हमें ये जो सारे फैक्ट हैं ये आज के देखने हैं जिस दिन लिस्टिंग की अप्रूवल देनी है, या उस दिन के देखने हैं जिस दिन इन्होंने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया था। सपोज कीजिए, आप समझिए इसको, लिस्टिंग के लिए जब अप्लाई किया था तब कंपनी में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन जब अब अप्रूवल देने की बात आ रही है तब कंपनी में गलतियां दिख रही हैं कि आपके कुछ लोगों को डिबार किया है, शेल है, ये है, वो है। इन्होंने आर्ग्यू किया कि सर स्टेटस देखा जाए लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करने वाले दिन का, आज का स्टेटस क्यों देखोगे, तो उसी चीज का बस केस है। बीएसई ने तो आज का स्टेटस देखकर लिस्टिंग करने से मना कर दिया, चूंकि लिस्टिंग करने से मना कर दिया, रिजेक्शन के डिसीजन के अगेंस्ट में चले गए सैट। आप जानते हैं लिस्टिंग की एप्लीकेशन रिजेक्ट जब होती है तो आपको राइट होता है कंपनी को कि वो सैट में अपील कर दे, उन्होंने कर दी, अब डिसीजन ये पढ़ना है कि सैट ने क्या कहा। ठीक, सैट ने फेवर स्टॉक एक्सचेंज के फेवर में ही दिया और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, बिल्कुल फैक्ट देखे जाए लिस्टिंग एप्लीकेशन वाले दिन, लेकिन वो दूसरे फैक्ट डायरेक्टर एटसेट्रा से रिलेटेड फैक्ट तो आज के ही देखे जाएंगे। जब आज अगर आपके कुछ डायरेक्टर्स गलतियां कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं गलत चीजों में, तो हम आंखें बंद करके थोड़ी आपको आज लिस्टिंग दे सकते हैं। देखो आप भी समझते हो, इवन अकाउंट में कहते हैं इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो भैया उस दिन आपकी लिस्टिंग में सब कुछ सही था, अभी तक अप्रूवल तो नहीं दी, अब जब अप्रूवल देने के पहले हमारे सामने कमियां आ गई, क्यों कंसिडर ना करें, कंसिडर करेंगे, राइट। इतना टिपिकल ये केस है, ये सारे यहां फैक्ट दिए हुए हैं केस के। अगस्त 2019 में बीएसई का ऑर्डर था जहां उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। फैक्ट आई होप मैं सारे फैक्ट आपको बता चुका, ठीक है, वो आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिए। अब हमें देखना है, ये होल टाइम मेंबर ने कहा फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आने दो, प्रमोटर डिबार हो गए, फिर उन्होंने कहा कि हमने तो मई 19 में ही आपको बता दिया कि था कि हमारे अप्रैल 19 में दोनों डायरेक्टरों ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम और हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई, दोनों रिस्पॉन्स फाइल कर दिए, ये रिस्पॉन्स फाइल कर दिए थे कि सर दोनों कमियां अब नहीं बची हैं, हमने उन्हें हटा दिया है इन लोगों को अप्रैल 2019 में ही, और शेल का टैग भी रिमूव हो गया, लेकिन इसके बाद भी क्या निकल कर आया, वन ऑफ द प्रमोटर जयेश राय चंद भाई ठक्कर continued to remain as the promoter of the company in spite of being debarred by SEBI। गलती है फिर कंपनी कि अभी तक ये कंपनी में डिबार कर दिया जबकि इनको, एंड देयरफॉर द डायरेक्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट आप कंप्लाई नहीं करते, इसलिए एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई। ये इसके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आर्ग्यूमेंट। अब ट्रिब्यूनल के सामने ग्राउंड क्या था, किस ग्राउंड पर अपील की, law which was applied on the date when the listing application was filed could alone be considered। बोले सर उस दिन का देखो ना जब मैंने अप्लाई किया था, और उस दिन सर को ऐसा डिस्प्यूट भी नहीं था, और सर सब्सिक्वेंट नॉर्म सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट कंसीडर थोड़ी करने हैं, लिस्टिंग जिस दिन लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया उस दिन के फैक्ट देखिए। लेकिन however the status of the director promoter are required to be considered on the date of passing of the order। अब सुन लो आप, रूल क्या है, रूल ये है, अगर आपको रूल ही पढ़ना है ना तो आप ये पढ़िए, रूल यहां लिखा है,
लिस्टिंग नॉर्म्स तो जिस दिन अप्लाई किया उस दिन के देखने हैं। लिस्टिंग नॉर्म्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि अगर आपकी कैपिटल 50 करोड़ से कम है तो मेन बोर्ड पर लिस्टिंग नहीं देंगे, टर्नओवर इससे कम है, इतने साल से कम आपकी कंपनी को हुआ है, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना एबिटा है ना, इतना ईबीआईटी ये होना चाहिए। तो वो नॉर्म्स तो कब के देख रहे हैं, जिस दिन आपने अप्लाई किया। लेकिन डायरेक्टर्स और प्रमोटर का स्टेटस हम उस दिन का देखेंगे जिस दिन लिस्टिंग एप्लीकेशन का ऑर्डर पास किया जाए, जिस दिन लिस्टिंग एप्लीकेशन के ऑर्डर पर सुनवाई जारी है। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? तो जो नॉर्म्स है वो तो हम देखेंगे जिस दिन आपने अप्लाई किया, लेकिन जो डायरेक्टर्स और प्रमोटर का स्टेटस है कि वो डिबार तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं किया, कन्विक्टेड तो नहीं है, वो हम आज का देखेंगे भाई, क्योंकि आज हम ऑर्डर दे रहे हैं, आज थोड़ी आंखें बंद कर सकते हैं। बैलेंस शीट वाली बात हो गई, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट हो गया ये, राइट। तो देखिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर पढ़िए। और इसलिए कहा कि जब लिस्टिंग एप्लीकेशन पर ऑर्डर दिया जा रहा है उस दिन का प्रमोटर डायरेक्टर्स का अगर डिफॉल्ट आ रहा है तो फिर ये कंसिडर किया जाएगा। In the instant case, debarment was in direct conflict when the norms stipulated for considering the listing agreement. Such order of SEBI of debarment was of one of the promoter were brought to the knowledge of the company. Said listing norms were not rectified and consequently BSE has no option but to reject the listing application. तो इसीलिए इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है, अपील फेल कर दी गई, डिसमिस कर दी गई सेट के। तो लिस्टिंग नॉर्म्स आप देखिए अप्लाई करने वाले दिन के, लेकिन डायरेक्टर्स और प्रमोटर का स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू डिबार क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा हम देखेंगे जिस दिन ऑर्डर दिया जा रहा है उस दिन। इंटरेस्टिंग, ठीक। चलिए केस 2 पर चलते हैं। ये तो बहुत पॉपुलर केस हुआ, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। इन्होंने कांड भी कुछ ऐसे ऐसे किए थे, और ये था कावी वर्सेस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब कावी की प्रॉब्लम क्या थी वो भी आप समझिए क्या हुआ। एक्चुअली बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस की वजह से कावी की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, अब सस्पेंड कर दिया तो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करने चले गए सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो क्या हुआ इसमें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो बायलॉज बने हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू सस्पेंशन ऑफ द ट्रेडिंग, उसका रूल नंबर 13 ये कहता है कि अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आपकी मेंबरशिप को अगर सस्पेंड किया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने ट्रेडिंग मेंबर्स ब्रोकर्स की मेंबरशिप को सस्पेंड किया है, तो रूल 13 AD कहता है कि तब वो अग्रीव्ड पर्सन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाए अपील करने। और हम वक्त वक्त पर बता देंगे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन, और जनरली वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या होती है, इन्हीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड या फिर सेबी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इनसे गलती क्या हुई, ये अपील करने कहां चले गए, सेट में नहीं जा सकते। जब रूल कह रहा है कि आप अपील, इसका मतलब आप क्या सीखे कि हर जगह अपील करने का, देखो मैं तो हर बार क्लास में बोलता हूं, अपील आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, अपील लेजिस्लेटिव पावर है। लॉ ने कहा है तो अपील कर सकते हो, लॉ ने कहा है उसके पास जाकर अपील कर सकते हो, लॉ ने कहा है उतने दिन में जाकर अपील कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो रिट है, राइट। तो फिर जब लिखा है कि आपको पावर है अपील का, तो वहां जाओ ना जिस अथॉरिटी के पास अपील करनी है, दैट इज अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द एनएससी। बोर्ड के पास जाओ, सेबी के पास जाओ, ये चले गए सेट ने बोला हमारे पास मत आओ, अपील रिजेक्ट कर दी और कहा कोई बात नहीं, आप वहीं जाओ जहां आपको अपील कर। फिर इनका आर्ग्यूमेंट एनएससी के बीएस कार्बी वालों का आर्ग्यूमेंट, कार्बी वालों के काउंसलर मतलब ऑब्वियस उनके एडवोकेट्स का आर्ग्यूमेंट कि सर वो इमीडिएटली नहीं सुनेंगे हमारी अपील। तो सेट ने कहा भाई साहब हम बोल देते हैं उनको कि इमीडिएटली सुनेंगे। बोले सर हमको उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, तो सेट ने कहा उनको बोल देंगे ना तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दें, इसके लिए बिल्कुल जो होना चाहिए वो होगा, आप अपील उन्हीं के पास जाके। और अगर वो अपील में डिले कर रहे हैं, अपील के ऑर्डर को देने में डिले कर रहे हैं, तो फिर ये जो ऑर्डर है उस पर स्टे मान लिया जाएगा कि फिर ऑर्डर का कोई मतलब नहीं जब आप अपील ही नहीं सुन रहे हो। तो बोले हम सब आपके फेवर में कर सकते हैं, अपील वहीं करो जहां लिखा हुआ है, राइट। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो कावी की मेंबरशिप सस्पेंड की नॉन कंप्लायंस की वजह से, अपील की सेट में,
अपीलेंट कहेंगे कावी को, रेस्पोंडेंट कहेंगे एनएसी को, ये तो अब आप जान ही चुके हो। ठीक है, तो ये पूरा केस है। एप्लीकेंट क्वैश चाहता था कि जो ऑर्डर है वो क्वैश कर दो। ऑर्डर क्या था कि सर हमारी मेंबरशिप इन्होंने सस्पेंड कर दी है। ठीक है, जब सुना उनको तो यस अपीलेंट को रेमेडी है कि वो अपील कर दे, बट कहां है, रेलिवेंट अथॉरिटी के पास। इसीलिए सेट को कोई कारण नहीं लगता कि आप यहां अपील करने आ गए। क्यों एंटरटेन करें आपकी अपील को, क्यों अथॉरिटीज को आपको बाईपास करना है। ठीक है, नहीं सुनेंगे हम। तो काउंसिलर ने क्या कहा, लर्नड सीनियर काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट क्या सबमिट किया कि सर अपील फाइल्ड बाय द अपीलेंट विद द रेस्पोंडेंट दे वुड बी हर्ड एक्सपीडिशियसली। ओके, रेस्पोंडेंट के काउंसिल ने कहा, मतलब एनएससी वालों ने कहा कि हमको बोलो, हमारी अथॉरिटी के पास जाके अपील करें, हमें सुनेंगे, इनको एक्सपीडिशियसली सुनेंगे, जल्दी सुनेंगे। क्यों रूल को बाईपास किया जा रहा है। ठीक है, अपीलेंट के काउंसिल ने क्या सबमिट किया, अपीलेंट का काउंसिल कहता है कि अपीलेंट में बी प्रोवाइडेड विद लिबर्टी टू सीक डॉक्यूमेंट फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। सर इनसे बोलो हमें डॉक्यूमेंट दें। सेट ने कहा कि हमें कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बिल्कुल बोले, रेस्पोंडेंट आपको डॉक्यूमेंट देंगे, उस डॉक्यूमेंट का आपको इंस्पेक्शन करना है तो करने देंगे। ठीक है, और इसीलिए कहा कि आपको जो अपील करने का राइट बिल्कुल है, लेकिन रूल 13AD क्या कहता है कि अपील होनी चाहिए रिलेवेंट अथॉरिटी के पास। ये रहा वर्ड, और रेलिवेंट अथॉरिटी के पास जाओ, और अगर वो ना सुने विद इन द टाइम पीरियड तो डिसीजन ऑन द टेम्परेरी स्टे टू द एम्पन ऑर्डर मे बी टेकन बाय द रेलिवेंट अथॉरिटी। नहीं सुन रहे ना अगर वो आपकी बात, तो फिर हम रेलिवेंट अथॉरिटी को बोल रहे हैं कि उन्हें फिर इस ऑर्डर पर स्टे लगाना चाहिए। भाई आपने उनकी सस्पेंशन कर दिया, आप सुनवाई भी नहीं कर रहे हो अपील की, तो फिर हम बिल्कुल उन्हें बोल रहे हैं कि आप फिर इस ऑर्डर को स्टे लगाओ। नहीं है आपका सस्पेंशन उतने दिन तक जितने दिन तक आप अपील नहीं सुन रहे हो या आप डिले कर रहे हो। ठीक, बट अपील वही करो जहां लॉ में लिखा। राइट, चलिए अब आते हैं लेसन 2। बहुत सारे केसेस हैं लेसन 2 में, क्योंकि ऑब्वियस सेबी एक्ट है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 तो SCRA था, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सेबी एक्ट अब आप जानते हैं, यहां तो बहुत सारे केसेस हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हमें पढ़ाए जा रहे हैं। एन रविचंद्रन वर्सेस सेबी का केस है। होल टाइम मेंबर ऑफ द सेबी ने डिसीजन दिया था। अभी डिसीजन क्या था ये भी आप समझ लें। ये बहुत, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट डिसीजन मेड बाय सेबी। मुझे डिसीजन बहुत अच्छा लगा था जब आया था तब भी। KLG कैपिटल सर्विसेज नाम की एक कंपनी थी, है ना, ये KLG कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, KLG कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड नाम की कंपनी थी। इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग का एक एलिगेशन लगा कि इस कंपनी के शेयर्स में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, और आरोप किस पे लगा, एन रविचंद्रन पर। इनके अलावा और भी लोग थे, लेकिन हमारे लिए अभी केस एन रविचंद्रन जी का है। तो एन रविचंद्रन जी भी उस आरोप में इन्वॉल्व थे कि आपने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, यू वर इन्वॉल्व इन द इनसाइडर ट्रेडिंग, दिस वाज द एलिगेशन मेड ऑन एन रविचंद्रन। ठीक है, केस का डिसीजन आया, गलती साबित हुई, केस का डिसीजन आया, सेबी ने 5 साल के लिए डिबार कर दिया किसको, एन रविचंद्रन जी को। किस चीज से, फ्रॉम बाइंग, सेलिंग और अदरवाइज डीलिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट। नाउ यू आर डिबार्ड फ्रॉम बाइंग, सेलिंग और अदरवाइज डीलिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, 5 साल के लिए डिबार मान लिया सर। अब क्या हुआ फिर, अब एक्चुअली ट्विस्ट यहां है, एन रविचंद्रन जी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के भी शेयर थे, KGL के तो थे ही, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के भी काफी फैला हुआ व्यापार है एन रविचंद्रन जी का शेयर्स में। तो एन रविचंद्रन जी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के भी शेयर्स थे। ओके, तो क्या हुआ, अब उसी बीच में क्या हुआ कि इनका जो डिपार्टमेंट चल रहा था, और इसी बीच में फॉर एग्जांपल 2018 से 2023 तक का डिपार्टमेंट है। अब 2020 में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का राइट इश्यू आया, तो रविचंद्रन जी ने सेबी को कहा कि सर एक बात बताइए, राइट इश्यू में भी शेयर नहीं लेने दोगे क्या मुझे। तो बेसिकली आपके मैटर पर बात करूं, आपकी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग, तो हाँ सर बाइंग, सेलिंग, डीलिंग है, नहीं करने देना चाहिए। और इन्होंने सेबी से रिक्वेस्ट की। अब देखिए प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है। रविचंद्रन जी का कॉन्फिडेंस, उनकी पॉजिटिविटी आप देखिए। उन्होंने सेबी को जाकर रिक्वेस्ट की कि सर राइट इश्यू में तो पार्टिसिपेट करने दो, ये बाइंग, सेलिंग, डीलिंग थोड़ी है, ये तो कॉर्पोरेट एक्शन मिल रहा है सर, उसमें तो पार्टिसिपेट करने दो।
आपका आंसर आप मन में सोच रहे होंगे कि सेबी ने अलाउ किया होगा, नहीं अलाउ किया होगा, वो तो अलग बात है कि निकलेगा क्या, और वो आपके लिए फिर बेंचमार्क बन जाएगा कि हाँ मतलब डिपार्टमेंट अगर बाइंग सेलिंग डीलिंग का है और इस बीच में राइट इशू आ रहा है तो अलाउ होगा या नहीं होगा उसमें पार्टिसिपेट करना, ये डिसीजन के बाद आप याद रख लीजिएगा। रविचंद्रन जी एक बेंचमार्क केस लो लेकर आ गए आपके लिए। तो बोले सर मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, रिलायंस का सर राइट इशू आया, अब सर मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, सर पार्टिसिपेट करने दो सर। ठीक है, पहला तो ये रिलीफ मांगी। दूसरी रिलीफ क्या मांगी कि सर मेरे पास कुछ फिजिकल शेयर्स पड़े हुए हैं, मैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक में डीमैट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। फिर वही बात, बाइंग सेलिंग डीलिंग में इंक्लूड है क्या? अब आप सुनिए सेबी के डिसीजन। सेबी ने राइट इशू के रेस्पेक्ट में कहा कि भैया ये कॉर्पोरेट एक्शन मान रहे हैं हम, ऑब्वियस कॉर्पोरेट एक्शन है, टेक्निकली अलाउ करना चाहिए। सेबी ने कहा राइट इशू में आप पार्टिसिपेट कर लो, अलाउ कर लो। ठीक, बधाई हो। During the department from buying, selling or dealing in the securities market, during the department right issue आया, आप खरीद सकते। ठीक है, सेबी ने अलाउ किया, फिर उससे बोला कि यहां ज्यादा तेज मत चलना, तुम्हारे पास जितना इंटाइटलमेंट है वो खरीदने की छूट दे रहे हैं, इसके अलावा और कोई डील मत करना। ठीक है, दूसरा ऐसा नहीं किसी थर्ड पर्सन ने अपना राइट रिनाउंस कर दिया, तुमने उसके शेयर्स भी खरीद लिए, अपने शेयर्स खरीदने का राइट दे रहे हैं, किसी के रिनाउंस करवा के मत खरीद ले। ठीक, बढ़िया, इसको तो फिर अलाउ कर ही दिया होगा। यस, सेबी ने कहा कि हमें जहां तक समझ में आता है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स डज नॉट डाइल्यूट रिस्ट्रेंट, हमें नहीं लगता कि जो पाबंदी इन पर लगाई है वो पाबंदी पर कोई फर्क पड़ेगा, अगर हम इन्हें कन्वर्ट करवाने की परमिशन देंगे तो करवा लीजिए आप, ड्यूरिंग द डिपार्टमेंट कन्वर्ट करवा लो, कन्वर्जन ही तो करवा लो, मींस फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक बोले करवा लो, हमें लगता है डज नॉट डाइल्यूट रिस्ट्रेंट, वर्ड याद रखिएगा। राइट इशू कॉर्पोरेट एक्शन है, पार्टिसिपेट कर लीजिए, खुद के राइट खरीदना, रिनाउंस वाले मत खरीदना दूसरों से, और कन्वर्जन इनटू डीमैट डज नॉट डाइल्यूट रिस्ट्रेंट। ठीक, तो एन रविचंद्रन जी का केस है, डिबार किया था रविचंद्रन जी के बिहाफ पर, फिर 28 मई 2020 को उनके एडवोकेट गए, रविचंद्रन जी ने सबमिट किया कि सर मेरे पास रिलायंस के शेयर है, 20 मई से 3 जून तक का ये सब्सक्रिप्शन पीरियड है, सर अलाउ करो सर मैं अप्लाई कर दूं, और फर्दर रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने फिजिकल शेयर कन्वर्ट करवाना चाहता हूं सर डीमैट में। सेबी का ऑर्डर क्या था? बोले ये तो यार एक कॉर्पोरेट बेनिफिट अवेल करना है, हम ये मान रहे हैं कॉर्पोरेट बेनिफिट है ये, और कन्वर्जन कोई रिस्ट्रेंट डाइल्यूट नहीं करे। सेबी ने रिलैक्सेशन दिया फॉलोइंग ग्राउंड पर, फॉलोइंग कंडीशंस लगाकर, क्या? राइट इशू में पार्टिसिपेट करना, हालांकि आप दूसरों के रिनाउंस किए हुए शेयर नहीं खरीद सकते, खुद का जितना इंटाइटलमेंट है वो आप अप्लाई करो। फिजिकल शेयर्स के लिए 3 महीने में कन्वर्जन करवा लेना, और इन दोनों काम के अलावा कोई और काम मत करो जब तक कि डिपार्टमेंट पीरियड खत्म ना हो जाए। ठीक, रविचंद्रन जी का केस सुनकर आपको अच्छा लगा होगा, चलिए उस अच्छाई को बने रहने दीजिए। नेक्स्ट केस, नरेंद्र सिंह तंवर, और ये थे प्रोपराइटर कैपिटल ट्रू फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या थी कैपिटल ट्रू फाइनेंशियल सर्विसेज? एक्चुअली नाम सुन के लग रहा होगा आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, और आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तो कर्म कांड ही खत्म नहीं हो रहे हैं। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से परेशान सेबी को अगर किसने किया है ना तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने, इनकी वजह से फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के रजिस्ट्रेशन के रूल्स लेकर आए, रेगुलेशन 2013 लेकर आए, कितना कुछ किया, ये कम होने का नाम नहीं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स 2 दिन में 15 दिन में पैसा डबल करने वाले लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये पैसा डबल छोड़ो उन्होंने क्या स्कीम दी थी, आपको भी मजा आ जाएगा सुनकर। 15 दिन में पैसा डबल पुराना हो गया। ठीक, ये फिर हेरा फेरी है, क्या हेरा फेरी का भी ये 5वां लेवल है शायद, बियॉन्ड योर माइंडसेट। क्या हुआ एक्चुअली, क्या हुआ, इन्होंने अपने क्लाइंट को कहा कि 20,000 रुपए दो, कितने? 20,000 रुपए दो,
और मैं आपको 4-4.25 महीने में 29 लाख रुपए करके दूंगा। आपको लग रहा होगा सर भांग पीकर आए हो क्या, क्या बोल रहे हो? अब ये पूछना आपको इनसे चाहिए कि भाई कौन सी ड्रग्स लेते हो यार, ये क्या करते हो, हमें भी तो बताओ जरा, कौन सी ड्रग्स है ये? बॉलीवुड वालों को बताओ, या फिर 20,000 रुपए दो, 29 लाख रुपए ले लेना, 28,80,000 रुपए कमा के दूंगा 4 महीने और 10 दिन में। गजब भाई साहब। उनको ये अश्योरेंस दिया गया है, नरेंद्र सिंह तंवर जी ने अश्योरेंस दिया। नरेंद्र सिंह तंवर जी कौन है? कैपिटल ट्रू फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोपराइटर। कैपिटल ट्रू फाइनेंशियल सर्विस क्या है? एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म थी, प्रोपराइटरशिप फर्म थी। नरेंद्र सिंह जी उसके प्रोपराइटर थे। 20,000 दो, 29 लाख दूंगा 4 महीने में। ठीक है भैया। इस अश्योरेंस की वजह से क्लाइंट को बोला कि बदले में हम करीब 4,47,200 रुपीज की फीस लेंगे, 4,47,000 रुपए की फीस लेंगे। ठीक है, ले लो। जिसमें से उसने एडवांस 1,30,000 रुपए बोली पहली इंस्टॉलमेंट, तो फीस की आप अभी दे दो, 1,30,000 अभी दे दो। ठीक है, दे दिए, भर्ती, काम चालू। अब क्या हुआ, उसने 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, उस गरीब को अगले ही दिन लॉस हो गया। वो कहता है मैं नहीं खेल रहा, और मैं नहीं खेल रहा तो मेरा बेट वापस करो। ठीक है, 1,30,000 रुपए वापस करो, मेरे पैसे वापस दो, मैं नहीं खेल रहा। ठीक है, इसने पैसे वापस नहीं दिए। अच्छा, वही बात, फोन उठाना बंद कर दिया। 15 दिन में पैसे डबल ऐसे ही होते हैं, फोन उठाना बंद कर दिया। ठीक, भाई साहब ने क्या किया, जो मतलब कस्टमर थे, जो क्लाइंट थे, उन्होंने क्या किया, स्कोर्स पर गए, कंप्लेन कर दी। सेबी ने स्कोर्स वाले सिस्टम से उन्हें बोल दिया कंप्लेन का रिस्पॉन्ड करो, एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करो। स्कोर सबने पढ़ा, एटीआर का रेफरेंस आता है वहां। ठीक है, कुछ नहीं हुआ भाई साहब। अब सेबी के पास मैटर जब गया तो सेबी ने ये फैक्ट निकाले और फॉलोइंग डायरेक्शंस दिए। जब ऑब्वियस ये इंक्वायरी हुई, ऑब्वियस ये कंप्लेन गई स्कोर्स के थ्रू, तो सेबी ने फिर क्या क्या डिसीजन, आप जानते हो सेबी ने अगेंस्ट में डिसीजन दिए होंगे, ये नॉर्मल है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसल, सस्पेंड वस्पेंड नहीं, कैंसल कर मारा। ठीक, सीज और डिसिस्ट कर दिया। सीज रोक देना, आगे भी काम करने से मना कर देना, अब तुम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम नहीं कर पाओगे। सीज एंड डिसिस्ट। ठीक, अपने लेटर हेड कहीं पर भी अब से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वर्ड यूज मत करना, क्योंकि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल है। सीज एंड डिसिस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मत बताना अपने आप को अब। ठीक है, और कैपिटल मार्केट एक्सेस करने से मना कर दिया 2 साल तक। ओके, और 2 साल तक अपनी होल्डिंग में कुछ भी नहीं कर पाओगे, अपनी होल्डिंग भी नहीं बेच पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, इंक्लूडिंग जो तुमने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदी हुई है वो सब फ्रॉज हो गई, फ्रीज कर दी सेबी। ऐसे ही आते हैं ये ठिकाने, ऐसे ठिकाने लगते हैं। ठीक, तो आप कभी कभी फोन ना उठाए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, तो आप सेबी को इस कोर्स पर जाओ, कंप्लेन करो। अब गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठा रही तो उसका तो कोई और तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बेकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी कुछ जादूगर निकले ये लोग। इन्वेस्टर्स को बताया जीडीआर आ रहा है, जीडीआर का इशू। बड़ी बातें, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर दी बेकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कुछ लोगों ने। ओके, हुआ क्या, ये बेकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने काम जीडीआर इशू कर रहे हैं, जीडीआर फॉरेन में। बोले कितना नाम होगा फॉरेन में, फॉरेन वाले भी जानेंगे, जीडीआर इशू कर रहे हैं, कंपनी कितनी बढ़िया हो जाएगी हमारी। चढ़ा दिया लोगों को, सपने दिखा दिए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी कर दिए होंगे उनके भरोसे। जीडीआर इशू हो रहे, जीडीआर पैसा आएगा, जीडीआर इशू होंगे तो कंपनी में पैसा भी आएगा, देखो कंपनी फिर आगे भी चलेगी, पैसा आएगा तो और बढ़ेगी कंपनी। लोगों ने सोचा वाह यार जीडीआर आ रहे हैं, कंपनी बढ़ेगी, नया पैसा आ रहा है, फॉरेन के लोग ही खरीद रहे हैं, अपन भी खरीद लेते हैं, फ्यूचर में शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, सब हो गया। ठीक, अब रियलिटी क्या थी वो सुनिए। रियलिटी थी ये थोड़ी सी टिपिकल रियलिटी है। थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनना, दिल थाम के बैठना। बेकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या था भाई साहब? सर ये क्या आपने चार्ट बना रखा है, क्या है ये, क्या है ये, जिगजैग है क्या है? एक्चुअली क्या हुआ, बेकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जीडीआर इशू किया। लोगों को बताया जीडीआर इशू हो रहे हैं, जीडीआर इशू हो रहा है, पैसा आएगा, कंपनी अच्छी चलेगी, फॉरेन में इशू हो रहा है। ठीक है,
रियलिटी क्या थी, इनके जितने भी जीडीआर इशू हुए ना, जितने भी जीडीआर इशू हुए वो एक ही पार्टी ने खरीदे, जय हो महाराज की, विंटेज एफजेडई। इस एंटिटी ने सब्सक्राइब किए थे पूरे जीडीआर। ओके, बड़ा पोस्टर निकला हीरो नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। विंटेज एफजेडई ने ही खरीदे थे सारे शेयर्स, जीडीआर, सारे जीडीआर एक ही ने खरीदे। ये कौन इनके ऊपर ऐसा मेहरबान हो गया? नहीं, ये मेहरबान नहीं हुआ, डील कुछ और थी। क्या थी सर डील? एक्चुअली विंटेज एफजेडई ने यूरम बैंक से एक लोन लिया हुआ था। ओके, अब ये यूरम क्या होता है सर? यूरोपियन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक को शॉर्ट में यूरम कहते हैं। ओके, ये ऑस्ट्रियन प्राइवेट बैंक है, ओके, मतलब वो यूरोप वाले, ठीक है, तो यूरम बैंक। तो एक्चुअली विंटेज एफजेडी ने यूरम बैंक से एक लोन लिया था, ठीक है। यूरम बैंक से लोन लिया था तो हुआ क्या कि उस लोन की गारंटी बैकस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दी थी। क्या दिमाग होता है लोगों में। यूरम बैंक से लोन लिया विंटेज एफजेडी ने, तो उस लोन की गारंटी दी थी बैकस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, ठीक है। अब बैकस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गारंटी तो दे दी, कंपनी की शर्त थी, बैंक की शर्त होगी कि भैया गारंटी तो ठीक है, कुछ पैसा डिपॉजिट करके रखो यहां तो ही हम गारंटी मानेंगे। इसने लोन चुका दिया, पैसा तुम ले जाना, लोन नहीं चुकाएंगे तो पैसा हमारा, गारंटी दे रहे हो ना, पैसे रखो। तो दिमाग क्या लगाया कि जीडीआर इशू करो विंटेज एफजेडी को। विंटेज एफजेडी से आया पैसा और ये अमाउंट आया ही नहीं बैकेंस के पास, कंपनी के पास ये अमाउंट आया, लेकिन एक्चुअली कंपनी ने अमाउंट डिपॉजिट कर दिया यूरम बैंक में एज ए गारंटी, सिक्योरिटी। क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं? ढंग से सुनो, यूरम बैंक से लोन लिया विंटेज एफजेडी ने, विंटेज एफजेडी के लोन की गारंटी दे दी बैकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। अब बैकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या मैकेनिज्म यूज किया कि जीडीआर इश्यू किए विंटेज को, विंटेज ने पैसा लगाया जीडीआर में, जीडीआर के लिए पैसा दिया कंपनी को, कंपनी ने वो पैसा उठाकर यूरम बैंक को दे दिया कि कंपनी को खर्चा हो गया कि नहीं नहीं, डिपॉजिट रख दिया यूरम बैंक में एज ए गारंटी, गारंटर हो ना। और कंडीशन क्या थी कि अगर विंटेज एफजेडी हमारा पैसा चुका देंगे, यूरम बैंक क्या कहेगा बैकन्स से कि अगर विंटेज एफजेडी हमारा लोन चुका देंगे ये पैसा तुम ले जाना। मतलब कंपनी के पास तो पैसा तब तक नहीं है जब तक ये लोन रीपे ना हो जाए, कंपनी का पैसा ही नहीं। तो अल्टीमेटली कंपनी को तो एक्चुअल में कुछ पैसा ही नहीं मिला, जीडीआर के थ्रू कोई पैसा नहीं आ रहा था। ढंग से सोचिए, जीडीआर के थ्रू कोई पैसा नहीं आ रहा है, ये तो मैकेनिज्म है यूरम बैंक को गारंटी देने के लिए, पैसा यूज कर लिया वो वाला, अल्टीमेटली कंपनी में तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक, अब देखिए डिसीजन क्या है, मैटर क्या था, सेबी को गुस्सा क्यों आया? सेबी का कहना है कि भाई साहब आपने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर रखा है, पब्लिक को तो केवल क्या बता रहे हो कि जीडीआर इशू हो रहे हैं, जबकि रियलिटी कुछ और है। सेबी का क्या कहना है कि भाई साहब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए, आप बड़ी कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, और ना केवल डिस्क्लोज करनी चाहिए, टाइमली डिस्क्लोज करनी चाहिए, तभी तो रेगुलेटर का और पब्लिक का पर्पस सर्व होगा। टाइमली डिस्क्लोजर भी एक एसेंशियल पार्ट है, और इसी से तो हम इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में जो काम किए जा रहे हैं उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। अरे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत है इन्वेस्टर्स के, अगर आप छुपा रहे हो चीजें तो बस यही केस था। फैक्ट ऑफ द केसेस ये आप पढ़ पाएंगे। बैकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड फ्रॉडुलेंट अरेंजमेंट किया जीडीआर के सब्सक्रिप्शन को लेकर, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में नहीं था कुछ भी। नोटिस सी मतलब यही, बैकन्स डिफ्रॉड द इंडियन इन्वेस्टर, यस। एक प्लेज एग्रीमेंट किया है अपने तो उसके साथ में कि हम यस हमारा आप प्लेज करो उनके पास, मतलब आप लोन लो, गारंटी हम देंगे। तो एक पहले प्लेज एग्रीमेंट किया जीडीआर सब्सक्रिप्शन को लेकर, और उससे इंडियन इन्वेस्टर्स को आपने इंड्यूस किया कि बिल्कुल हमारा तो बहुत अच्छे शेयर हो जाएंगे, अब जीडीआर आ रहे हैं हमारे तो ये हो रहा है वो हो रहा है, पैसा आएगा तो शेयर्स की प्राइस बढ़े, पैसा आएगा तो बड़ा बिजनेस करेंगे। पैसा है कहां, आया कहां? पैसा तो ले देकर आपने डिपॉजिट में रख दिया, आया पर डिपॉजिट चला गया, तब तक नहीं है वो पैसा आपका जब तक वो लोन ना चुका दे। कहीं ना कहीं आप डेलीबरेटली, आप जानबूझकर फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हो।
एक्टिवली आपने इंफॉर्मेशन सप्रेस की है, कॉन्सील की है मटेरियल फैक्ट। यस, जबकि फैक्ट तो ये है कि जीडीआर का जो इशू है वो जस्ट फेसेट टू क्रिएट अंडरलाइंग इक्विटी शेयर विदाउट रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन। यस, कंसिडरेशन कहां आया? फैक्ट से तो ये समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें फैक्ट एज इट इज लिखे हुए नहीं जो मैंने आपको बताया, पर इसको ये मत मान लीजिएगा कि मैंने फैक्ट आपको कुछ तो भी बता दी, मैं रियल फैक्ट ही आपको बता रहा हूं। इन्होंने एक्चुअल फैक्ट तो पूरे तो लिखे ही नहीं फैक्ट, इसलिए मैंने आपको वहां केस अच्छे से समझाया। तो पर्टिकुलरली एविडेंट है कि जो एंटायर प्रोसीडिंग ऑफ जीडीआर है वो आपने यूरम को ट्रांसफर कर दी एज ए कोलेट्रल। यस, यही मैंने आपको बताया। टू द लॉन, क्यों कोलेट्रल रखी? फॉर द लॉन टेकन बाय विंटेज एफजेडी, जिसने आपके जीडीआर सब्सक्राइब किए। तो अल्टीमेटली वो तो एक तरह का ट्रांसफर है। सच अमाउंट वाज अल्टीमेटली ट्रांसफर टू द नोटिसीज इंडियन बैंक अकाउंट, और जब तक वो पैसा ना चुका दे लोन, जब तक ये पैसा आपके पास नहीं आएगा। एंटायर स्कीम डिफ्रॉड है, डिसेप्टिव है, अल्टीमेटली मैनिपुलेटिव है, डेलिबरेटली आपने झूठ बोला है, स्टॉक एक्सचेंज तक को आपने चीजें नहीं बताई। Such a conduct by listed company erodes the trust and confidence of investors। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज मार्केट की इंटीग्रिटी पर आपने क्वेश्चन मार्क किया, फिर उसको थ्रेट किया इंटीग्रिटी को। इसीलिए इसको स्ट्रिक्टली डील करेंगे, और सेबी ने इससे अच्छा खासा फ्रॉड मानकर अच्छी खासी पेनल्टी लगाई। कहा बैकन्स ने डेलिबरेटली, जानबूझकर, एक्टिवली इंफॉर्मेशन छुपाई, और इसीलिए इसे लीनियंटली नहीं लिया जा सकता। क्या किया? पेनल्टी का अमाउंट देख रहे हो, 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। क्या आरोप था? कि आपने जीडीआर फ्रॉडुलेंट तरीके से इशू, और ये बातें आपने स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स किसी को नहीं बताई। इसलिए कहीं ना कहीं सेबी एक्ट का वायलेशन है, फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस है, और फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस है, सेबी एक्ट का वायलेशन है, 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी। तो ये था बैकन्स वाला केस। यही आगे वही गुरमीत सिंह, आईएएस सुखीजा और मिस्टर एचएस आनंद, ये सब इन्वॉल्व थे। तो यही आगे केस में भी यही सेम केस है, मतलब वही इन लोगों के खिलाफ भी नोटिस ने भी वायलेशन किया है ना, ऑब्वियस है, क्योंकि कंपनी गलत नहीं करती। आप पर्दे के पीछे कौन? लिफ्टिंग ऑफ द वेल हुआ, और फाइनली ये बोला गया। अशलर कमोडिटीज लिमिटेड का केस बस, अशलर कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड का केस बस, और फिर हम इसे खत्म करते हैं आज के डिस्कशन। अशलर कमोडिटीज वाले केस में क्या हुआ? एक्चुअली ये कंपनी थी जो सिक्योरिटीज में डील करती थी। अब क्या समझ में आया सेबी को कि इस कंपनी ने ना कुछ 530 शेयर्स में डील की, 530 कॉन्ट्रैक्ट किए, सॉरी, इसमें से 528 कॉन्ट्रैक्ट नॉन जेन्युइन निकले। क्या बात कर, कैसे सर? मैं बताता हूँ क्या होता है सिक्योरिटी मार्केट का यूज। क्या आप शेयर्स खरीदो बेचो? क्यों खरीदता बेचता है कोई व्यक्ति शेयर्स? क्या है बेसिक? अदरवाइज फ्रॉड मानेंगे। क्या है बेसिक? व्हाट इज द जेन्युइन पर्पस? टू मेक द प्रॉफिट। बट अगर आप प्रॉफिट की जगह कोई व्यक्ति इतना बुरी हरकत करता हुआ दिख जाए कि उसको जबरन में लॉस हो रहा है, फिर भी वो लॉस करवा रहा है, तो क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्यों? इन्होंने पकड़ी एक इनएक्टिव कंपनी जिसके शेयर्स थिनली ट्रेडेड है, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर, ट्रेडिंग नहीं होती। उस कंपनी के शेयर्स में सडनली सेबी को दिखा कि जबरदस्त ट्रेडिंग हो रही है। वो ट्रेडिंग कैसे हो रही है? वही मार्केट मेकिंग, पर मार्केट मेकिंग मर्चेंट बैंकर से करवाओ। शेयर्स में आपको लिक्विडिटी लानी है, सेबी आपको बोलती है मार्केट मेकिंग वाला नॉर्म्स यूज करो, रेगुलेशन यूज करो। आपने वो तो यूज नहीं किए, फिर क्या किया? एक सामने पार्टी बिठाई, किसने? इस अशलर कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने सामने एक पार्टी बिठाई। सामने मींस एक अपोजिट पार्टी, और डेली बेसिस पर 530 कॉन्ट्रैक्ट जो हमने करे, डेली बेसिस पर उन्हें बेच रहे, उनसे खरीद रहे, बेच रहे, खरीद रहे। अच्छा, मतलब मतलब उस अपोजिट पार्टी से शेयर खरीदे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपने उसे बेच भी दी, सब्सटेंशियल डिफरेंस करके। अच्छा, ताकि मार्केट में क्या लग रहा है, अरे कभी कंपनी की शेयर 20 पर खरीदे, 22 पर बिके, 25 पर खरीदे, 30 पर बेच रहे, ट्रेडिंग तक दिख रही है लोगों को। बट रियलिटी में क्या निकला? दो ही लोग हैं, यही इनसे खरीद रहा है, यही बाद में सब्सटेंशियल प्राइस चेंज करके इसे बेच भी रहा है। सामने वाला पागल है क्या?
सामने वाले प्रूव कैसे करेगा कि 2 मिनट पहले तूने जिस शेयर को 20 रुपए पर बेचा, 3 मिनट बाद तूने उस शेयर को 21 रुपए पर, 22 रुपए पर, 23 रुपए पर खरीद लिया। ये नॉन जेन्युइन ट्रेड है, नॉन जेन्युइन ट्रेड। पर्पस केवल क्या था? इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड करना। पर्पस था इन्वेस्टर्स को गलत फहमी में रखना कि शेयर्स की में ट्रेडिंग हो रही है, एक्टिवली ट्रेडेड बना देना कंपनी को, जबकि ट्रेडिंग एक्चुअल में है नहीं। ये गलत कहा। ठीक है, तो लिखा है बोल्ड लेटर तो आप समझ चुके होंगे, अब तक आपने पढ़ा होगा। प्री प्लान तरीके से रिवर्स ट्रेड कर करके लॉस कमा रहे हो, तो लॉस किसको होगा? अरे भाई 20 में मैंने जिससे खरीदा उसको 23 में बेच रहा हूँ, 23 में जिसको पहले बेचा उससे अब 18 में खरीद रहा हूँ, ये लॉस ही तो हो रहा है उसको। क्यों डेलिबरेटली लॉस कर रहे हो? इंडल्ज हो आप गलत तरीके से ट्रेड करने। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे थे? जिस कंपनी के शेयर्स में डील नहीं हो रही थी उसमें केवल रिवर्स ट्रेड कर करके सेम पार्टी से आपने 2 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम बढ़ा दिया, 527 कॉन्ट्रैक्ट करके 2 करोड़ 87 लाख, 2 करोड़ 87 लाख, 13,000 आर्टिफिशियल वॉल्यूम क्रिएट कर दिया। हर्षद मेहता देखकर बैठे हो आप, छोड़ो हर्षद मेहता, तो नए नए इकट्ठे हो रहे हैं। पॉजिटिव क्लोज आउट डिफरेंस भी दिख रहा है 8 करोड़ का, ठीक है, अपोजिट पार्टी को तो लॉस दिख रहा होगा। ट्रेड एंटर्स बाय द नोटिस, प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि सेम डे विद इन फ्यू मिनट आप सेम काउंटर पार्टी से सब्सटेंशियल प्राइस चेंज के साथ डील कर रहे हो। सेम काउंटर पार्टी से आपने शेयर खरीदा, उसी काउंटर पार्टी को 30 सेकंड बाद शेयर बेच दिया सब्सटेंशियल चेंज करके। और वो पार्टी प्रूव भी कैसे करेगी कि क्या रीजन था सब्सटेंशियल चेंज का? इन्होंने क्या कहा, सेक्शन 15H लगाया, फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस बोला और कहा आप गलत है, मिसलीडिंग कर रहे हो। जिस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं हो रही आप उसके शेयर्स में ट्रेडिंग करके एक्टिवली ट्रेडिंग उसे बनाने की कोशिश कर रहे हो गलत तरीके से। ये तरीका सही नहीं है, मार्केट मेकिंग से करवाओ, वो सही तरीका है। ये गलत तरीका है, एक्सेप्टेबल नहीं है। और फाइनली उस पर पेनल्टी लगाई गई, उस 84 लाख की पेनल्टी लगाई गई अशलर कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड। आज के लिए इतना ही। जीपी शाह इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस सेबी के केस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। बने रहिए साथ में, विद इन 5 to 7 लेक्चर्स हम ये कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। तो सी यू सून, मिलते हैं फिर कल नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।